Hello dear students, welcome to Vigyan Shala classes. My name is Ramesh Mishra. A very good evening to all of you. So our today's topic is ratio and proportion. Okay. So what is ratio? So ratio is used to compare quantities. रेशियो का इस्तेमाल हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए करते हैं. ओके, सपोज here is a person Ram and another person is Shyam. Suppose weight of Ram is 40 kg and weight of Shyam is 80 kg. So I can say that the weight of Shyam is 2 times that of Ram, or I can say that the weight of Ram is half of that of weight of Shyam. कहने का मतलब ये है कि राम का वेट अगर 1 किलो है तो श्याम का वेट 2 किलो होगा. राम का वेट अगर 2 किलो है तो श्याम का वेट उसका 2 टाइम्स यानी कि 4 किलो होगा. राम का वेट अगर 10 किलो है तो उसका 2 टाइम्स 20 किलो श्याम का वेट होगा. तो रेशियो हमें बताता है कि दो चीजों में कंपैरिजन कैसे करते हैं. अगर राम का वेट 40 kg है, श्याम का वेट 80 kg है, यानी कि ये रहा 40 kg, ये रहा 80 kg, दोनों में कंपेयर करना है. तो रेशियो को हम लिख सकते हैं डिवाइड फॉर्म में. ओके, केजी केजी कट जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 1/2. और इसी को हम ऐसे लिखते हैं 1:2. इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है ये. तो रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है. रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता. रेशियो में फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को बोलते हैं कंसीक्वेंट. ओके, फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म इज नोन एज कंसीक्वेंट. ओके, तो रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज. 1:2 का मतलब ये होता है, इसको रीड किया जाता है 1:2, जहां पे ये बताता है कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो सेकंड क्वांटिटी से हाफ है. या फिर मैं अदर वर्ड्स में बोल सकता हूं कि जो सेकंड क्वांटिटी है वो मेरे फर्स्ट क्वांटिटी का 2 टाइम्स है. तो रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज. ओके, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता. रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. रेशियो में फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म को बोलते हैं कंसीक्वेंट. ओके, और 1:2 2:1 सेम नहीं होता. कहने का मतलब है अगर A रेशियो B है, इसको मैं B रेशियो A नहीं लिख सकता. सिर्फ एक ही कंडीशन में ये दोनों इक्वल होगा, दैट इज A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो A, ओनली एंड ओनली एक कंडीशन में, जब मेरा A और B बराबर हो जाए. कहने का मतलब है कि अगर मैं A को 1 मान लूं और B को 1 मान लूं तो मैं लिख सकता हूं कि A का वैल्यू 1, B का वैल्यू रेशियो है कि 1:1 इज इक्वल टू 1:1. ओके, तो A in general A:B is not equal to B:A unless जब A और B बराबर हो जाए. ओके, तो रेशियो मतलब होता है रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर क्वांटिटीज. अब आते हैं प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या होता है? तो जब दो रेशियोज इक्वल हो जाए, जब दो रेशियोज इक्वल हो जाए तो उन दोनों रेशियोज को हम बोलते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन. सपोज जैसे 1:2 है और 2:4 है. 1:2 1:2 दो रेशियो बराबर है, मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन में है. सिमिलरली यहां पे देखिए 1:2 एंड हियर इज 2:4. इफ 2 1 are 2, 2 2 are 4. If I convert this into this form, simplified form, then this and this is equal. Hence we can say that 1:2, here is 1:2, they are in proportion. When the ratio is equal to another ratio, then these are known as in proportion. तो यहाँ पे 1 2 2 4 ये चारों क्या है? प्रोपोर्शन में है. जहां पे फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो दोनों इक्वल होते हैं और प्रोपोर्शन का साइन ऐसा होता है. तो जब भी कहीं ऐसा लिखा रहे उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट रेशियो रेशियो कैन बी रिटन इन डिवाइड फॉर्म, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू 2/4. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इन दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स. सेकेंड और थर्ड टर्म को बोलते हैं मीन्स.
जब भी ये टर्म्स प्रोपोर्शन में होंगे तो ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होगा ऑलवेज। ओके, तो when the four terms are in proportion then always the product of extreme will be equal to the product of mean। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब दो रेशियोज इक्वल हो आपस में तो दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। ओके, नाउ another topic is continued proportion। what is continued proportion? Suppose A, B and C, three terms are there, they are said to be in continued proportion when and only when this first two ratio will be equal to the last ratio। when and only when, जब A, B, C तीन टर्म्स दिए रहे वो तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तभी होंगे जब पहला दो का रेशियो आखिरी दो का रेशियो बराबर हो, तभी मैं बोलूंगा कि A रेशियो B रेशियो C एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ऐसा होता है, यानी अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और रिवर्स वाइस वर्सा। तो यहाँ से A बट्टा B, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A बाई B, प्रोपोर्शन मींस इक्वल टू, और यहाँ लिख दूंगा B बाई C। यहाँ से अगर मैं B को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ निकलेगा B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C। अगर मैं B का वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से ये निकल जाएगा। इस B को बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन। दिस B इज नोन एज मीन प्रोपोर्शन। ओके, तो इस A रेशियो B रेशियो C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जहां पे जो सेंट्रल नंबर है वही मेरा क्या कहलाता है, मीन प्रोपोर्शन। जब भी मुझे दो नंबर्स के बीच का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने बोलेगा तो मैं हमेशा उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करूंगा, उसका रूट करूंगा और मुझे मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा। ओके, और इस C को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। दिस C इज नोन एज थर्ड प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड बार थर्ड प्रोपोर्शन, तो दिस C इज नोन एज थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, तो कभी कभी हमको थर्ड प्रोपोर्शन भी निकालने बोलता है। ओके, तो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर आपको A और B का रिस्पेक्ट में थर्ड प्रोपोर्शन निकालने बोलेगा तो आप उसको लेट C मान लेना, और हम जानते हैं कि ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होते हैं, जब फर्स्ट दो का रेशियो बराबर होता है लास्ट के दो रेशियो के। इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, तो कुछ मैथ्स करते हैं और फिर समझते हैं चीजों को बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मैं जो आपको बुक सजेस्ट करने वाला हूं आईसीएसई बोर्ड के लिए, मैं यहाँ रायगढ़ में एलआईसी मोड में सेंटर चलाता हूँ विज्ञानशाला क्लासेस। तो यहाँ पे सेंट जेवियर्स स्कूल है जो आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है, और यहाँ पे पीपी पब्लिकेशंस की बुक चलती है, पीपी पब्लिकेशंस की बुक। ओके, तो पीपी पब्लिकेशंस बुक से हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.1। ओके, तो आप सब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बुक का पब्लिकेशन का नाम लिख रहा हूँ, पीपी पब्लिकेशंस। ओके, आईसीएसई बोर्ड क्लास 6, exercise number 10.1। so let's start with the problem। one number, check whether the following ratios form a proportion or not। हम लोगों को चेक करने बोला गया है कि 3:11 and 7:15 प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। अभी मैंने बताया था कि प्रोपोर्शन में होने के लिए एक्सट्रीम टर्म्स को, ये एक्सट्रीम टर्म्स आर 3 and 15 and these two terms are known as mean। तो प्रोपोर्शन में कब होता है, जब एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है वो मीन के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल आ गए तो प्रोपोर्शन में है, वरना नहीं है। तो 15 3 होता है 45, 11 7 होता है 77, इक्वल नहीं आया, इसका मतलब दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो जब भी आपको इन जनरल कोई भी रेशियो चेक करने बोलेगा कि प्रोपोर्शन है कि नहीं है, तो सिंपली आप इसका फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर देना, इसका बीच वाला टर्म इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर देना, और आपको बोल देना कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं है, अगर इक्वल आ गए तो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 का ए नंबर था। बी नंबर करते हैं। 12:3 and 8:2 चेक करना है। ये रहा एक्सट्रीम टर्म, दोनों का मल्टीप्लाई, ये रहा मीन टर्म,
दोनों का मल्टीप्लाई, 12 टू ज़ा होता है 24, 8 3 ज़ा होता है 24, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, hence I can say that this and this are in proportion. So yes, they are in proportion. ओके, तो प्रोपोर्शन चेक करना बहुत ही आसान है, ठीक है। लास्ट का दो प्रॉब्लम सीओडी आपको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। आपको वैल्यू निकालना है x का। 9:27 प्रोपोर्शन 24:x। मैंने आपको बताया था जब भी कोई टर्म इस फॉर्म में लिखा रहे उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेशियो कैन बी रिटन इन डिवाइड फॉर्म, दिस प्रोपोर्शन मींस इक्वल एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। Upon cross multiplication we get 9x is equal to this into this, 27 into 24. Here we have to find the value of x, so this 9 will go to denominator. Upon simplification we get x is equal to 72. So the value of x is 72. Very easy question. Next question, B number. This is 2a. 2b, 8 ratio x proportion 16:24. Okay, first ratio can be written in divide form, this proportion means equal and 16/24. Upon cross multiplication we get 16x is equal to 24 into 8. This 16 will goes into denominator side. Upon simplification we get x is equal to 12. Answer. Next question, question number 3. Find the third proportion in each of the following cases. 3 का A नंबर क्वेश्चन है, 54 and 36। अभी आपको बताया था थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। तीन क्वांटिटी जो होते हैं वो थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि जो ऐसे जब कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में होते हैं उस केस में सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें पहला दो पोर्शन दिया हुआ है, यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी निकालना है। तो यहाँ पे हमेशा मान लेंगे लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। तो इसको मुझे ऐसे लिखना है 54 36 और थर्ड प्रोपोर्शन x। ये तीनों ही कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में कब आएगा, जब ये रहेगा 54/36 इज इक्वल टू, जब तीनों कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में होंगे तो लास्ट वाले टर्म को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। और ये तीनों कंटिन्यूट में कब होंगे, जब मेरा a/b का रेशियो इज इक्वल टू b/c का रेशियो। तो मुझे a दिया गया था, b दिया गया था, मुझे c निकालना था, तो मुझे 54 यानी कि फर्स्ट दो रेशियो को मैं ऐसे लिखूंगा और लास्ट का दो रेशियो ऐसे लिखूंगा, दोनों इक्वल होने चाहिए और मेरा थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। तो अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट x is equal to 36 into 36 divided by 54, 9 4 are 36, 9 6 are 54, 6 1 are 6, 6 6 are 36, तो x equal to 24, x निकल गया मेरा। तो जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने बोलेगा तो हमेशा उसका x मानेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट रेशियो लास्ट का दो रेशियो बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। 3 का बी नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 and 27 के बीच का कंटिन्यूट प्रोपोर्शन निकालने बोल रहा है, यानी कि इसका कंटिन्यूट प्रोपोर्शन। तो हम जानते हैं कि लेट द थर्ड प्रोपोर्शन, सॉरी कंटिन्यूट प्रोपोर्शन, कंटिन्यूट थर्ड प्रोपोर्शन, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज, let the third proportion is x. Okay, then 3/27x, ये कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में होते हैं तभी x को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये तीनों कंटिन्यूट में कब होंगे, जब पहला दो का रेशियो इक्वल आएगा, लास्ट के दो के रेशियो के बराबर आएगा। अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 27 into 27, तो x is equal to 27 into 27 divided by 3। अपॉन सिंप्लीफिकेशन 3 1 are 3, 3 9 are 27, तो x is equal to 9 7 are 63, 9 2 are 18, 243, तो x is equal to 243। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 कहता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, हियर क्वेश्चन नंबर 4 मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, 4 and 25 के बीच में मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ओके,
तो मीन प्रोपोर्शन हम जानते हैं कि बीच में होता है, तो लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x। A रेशियो B, B रेशियो C, जहां पे A और C कहलाता है एक्सट्रीम टर्म्स और B कहलाता है मीन टर्म्स। तो आपको B फाइंड करना है। मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था कि जब भी आपको मीन टर्म फाइंड करना है तो आपको जो नंबर्स दिए गए हैं A और C उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका रूट लगा दीजिए। आपका मीन टर्म का फॉर्मूला ये रहा। तो लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x। तो मुझे x फाइंड करना है, मुझे A प्रोवाइड किया हुआ है, C प्रोवाइड किया हुआ है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 4 × 25 मल्टीप्लाई करने के बाद रूट ओवर लगा दूंगा, आएगा आपका 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। तो मेरा मीन प्रोपोर्शन निकल गया, आंसर 10। वेरी इजी क्वेश्चन। जब भी दो नंबर्स के बीच का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने बोलेगा हमेशा मीन प्रोपोर्शन x मानेंगे। 4:x मीन किसको बोलते हैं, तो मीन बीच में होता है, यानी 4:x जो आएगा वही x:25 आएगा। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4/x = x/25। x into x होता है x², 25 4 होता है 100, x रूट ओवर लगाएंगे 100, x 10 आएगा। आइदर आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x। आपको x निकालना है तो a और c आपको प्रोवाइड किया हुआ है, a into c का प्रोडक्ट करिए, रूट ओवर लगाइए, आंसर निकालिए। दोनों मेथड आपको दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन 4 का बी। 10 और 1000 के बीच में आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो अगेन सेम प्रोसीजर, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x, let the mean proportion be x, then we have to find x, then this is a, this is c, product of a into c and then root over। okay, तो 1 के बाद 4 0, root over 100, तो आपका मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। if 7, 49 and y form a continued proportion, 7, 49 and y are in continued proportion, ये आपको दिया हुआ है, आपको y फाइंड करना है। तो जब भी तीन टर्म्स कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स यानी फर्स्ट दो का रेशियो इज इक्वल टू लास्ट दो का रेशियो, दोनों बराबर होंगे। अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 49 into 49, तो y इज इक्वल टू 49 into 49 डिवाइड बाय 7, अपॉन सिंप्लीफिकेशन वी गेट y इज इक्वल टू 343। ओके, तो जब भी आपको कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में दिया रहे, फर्स्ट टू रेशियो इज इक्वल टू लास्ट टू रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए। प्रोसीजर बहुत सिमिलर है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6। अ कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर in 4 hours. How long will the car take to travel 300 kilometer? क्वेश्चन मार्क। 200 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, 300 किलोमीटर कितने घंटे में? तो 200 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, यानी कि ये रहा डिस्टेंस और ये रहा मेरा टाइम। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। 200/4 डिस्टेंस बाय टाइम का जो रेशियो होगा इस केस में आपका वही होगा। तो 200/4 इज इक्वल टू 300/टाइम। टाइम पता नहीं है, टाइम को x मान लेंगे। जैसे मेरा इस फॉर्म में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। 200 into x 200, 300 into 4 1200। x फाइंड करना है, 200 को नीचे भेज देंगे, 1200 डिवाइड बाय 200, आपका आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। तो गाड़ी को 300 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का टाइम लगेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। द कॉस्ट ऑफ 25 बास्केटबॉल्स, 25 बास्केटबॉल्स का जो कॉस्ट है वो आपको दिया हुआ है 20,000 रुपीज। ओके, आपको फाइंड करने बोला है 15 बास्केटबॉल का प्राइस। सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल पैटर्न सेम है। बास्केटबॉल और कॉस्ट का जो रेशियो होगा 25/20,000 वो सेम होगा 15 बास्केटबॉल्स और उसके कॉस्ट के साथ। तो कॉस्ट पता नहीं है, कॉस्ट को x मान लेंगे, तो यहाँ पे मैंने x मान लिया है। अब जैसे इस फॉर्म में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मेरा आंसर निकल जाएगा 20,000 into 15, तो यहाँ से x फाइंड कर लीजिए। 20,000 into 15 डिवाइड बाय 25, 25 8 होता है 200, 00, यानी कि आपका आंसर आएगा 1,20,000 रुपया, यानी 12,000 रुपया, सॉरी 12,000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, वीडियो में बने रहिए, कॉन्सेप्ट समझिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए।
कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी किसी टाइप क्वेश्चन आए, आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, A, B, C and D are in proportion. A, B, C and D are in proportion. अगर चार का proportion में है, इसका मतलब पहला दो का रेशियो, लास्ट के दो का रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी कि A by B का रेशियो C by D का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऑप्शन में दिया हुआ है A by B equal C by D, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट दिया हुआ है AD equal to BC, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे AD equal to BC मिलेगा, ये भी सही है। AC equal to BD मिल सकता है क्या? AC नहीं मिल सकता। और लास्ट ऑप्शन है B by A is equal to D by C, B by A उल्टा लिखा है तो यहाँ उल्टा लिखना पड़ेगा, तो B by A D by C सही है। इसका मतलब ऑप्शन C गलत है, तो ऑप्शन C इज रॉन्ग आंसर। ऑप्शन C इज रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड x क्यूब, x और x क्यूब के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। लेट द मीन प्रोपोर्शन बी y, बहुत ही आसान है। जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने बोलेगा आप कुछ ना कुछ लेट कर लीजिए, मीन प्रोपोर्शन y मान लिए। अब जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो आपको a पता है, आपको c पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और रूट ओवर लगा दीजिए, आंसर खत्म। x यहाँ पे एक बार है, x यहाँ पे तीन बार है, x टोटल चार बार हो गया, इसका रूट निकालना है मुझे। तो जब भी आपको पावर रूट निकालना हो तो यहाँ पे पावर 4 है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि जितना पावर है उसका आधा हो जाता है रूट के बाहर निकलने से, तो y इक्वल टू x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज 5:4। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो 5:4 है, ओके। इफ देयर आर 800 गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्रोवाइड किया रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 800 है, ओके। तो बॉयज बताना है, सिंपल सा चीज है। तो गर्ल्स का रेशियो, गर्ल्स का पार्ट है 4 और गर्ल्स का नंबर है 800। ये दोनों जिस रेशियो में होंगे उसी रेशियो में बॉयज उनका नंबर होगा। तो बॉयज का रेशियो दिया हुआ है 5 और मुझे नंबर निकालना है, तो नंबर पता नहीं, x मान लेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 पार्ट था, उसका वैल्यू दे रखा है 800, यानी ये इस रेशियो में होगा, वही रेशियो में ये होगा। बॉयज का रेशियो दे रखा है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर। जैसे इस फॉर्म में आ गया 4 into x, 800 into 5, x निकालना है तो 800 into 5 डिवाइड बाय 4, 4 20 is 200 जा, तो आंसर आएगा 1000। तो नंबर ऑफ बॉयज थे 1000। एक और मेथड है करने का, इसको आप बताएगा। जब भी आपको रेशियो प्रोवाइड किया जाए तो रेशियो इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, रेशियो कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ बॉयज मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितना 5x, ओके, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेंगे 4x, ओके। 5x बॉयज का नंबर, 4x गर्ल्स का नंबर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गर्ल्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो गर्ल्स हमारे अकॉर्डिंग 4x है और क्वेश्चन में 800 है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तुम बोलोगे 800 डिवाइड बाय 4 यानी कि 200 आ गया x का वैल्यू। जैसे मुझे x मिल गया तो नंबर ऑफ बॉयज में फाइंड कर सकता हूं, तो 5 into 200 means 1000 boys are there. So there are two methods, आप दोनों से कर सकते हैं, आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन 11, 1.5 रेशियो 4.5 proportion 9:x, ओके। दिस रेशियो, तो ये सिंपलीफाई करना है हम लोगों को पता है, 1.5 डिवाइड बाय 4.5 प्रोपोर्शन इज इक्वल एंड 9/x। अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई विल गेट 1.5x इक्वल टू 9 into 4.5। यहां से x निकालना है तो 9 into 4.5 डिवाइड बाय 1.5, तो 1.5 बन जाएगा 1.5, 1.5 3 जा 4.5, तो x निकल जाएगा 27। Very easy question. And last question, 12 number question. X, Y, Z are in continued proportion. X, Y, Z continued proportion में है, तो तीन टर्म्स continued proportion में तभी होते हैं जब पहला दो रेशियो और लास्ट का दो रेशियो बराबर होता है, then and only then they continued proportion में होंगे। तो हमको ऑप्शन चेक करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है x y इक्वल टू y z, गलत हो सकता है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है x स्क्वायर, x दोबारा यहाँ है ही नहीं, वो भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी दिया हुआ है x y इक्वल टू y z, ये भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ y स्क्वायर, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे y स्क्वायर मिलेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे x z मिलेगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका, व्हिच इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो होप सो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आया होगा।
अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को रिपीट देखिए, दोबारा देखिए, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के वीडियोस मैं लगातार बनाता रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय टू ऑल ऑफ यू।